वेलकम बैक इन स्टडी विद शारवी सिंह। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बस की यात्रा चैप्टर नंबर 3 ऑफ वसंत भाग 3, जिनके लेखक है हरिशंकर प्रसाई। तो ये क्लास 8 हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। चलिए देखते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। तो जो 5 फ्रेंड्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो शाम 4 बजे वाली बस से पन्ना से इसी कंपनी की बस से सतना जाएंगे। तो पन्ना एक जगह है और सतना और जबलपुर भी, जो कि मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो पन्ना से इसी कंपनी की बस से सतना जाएंगे, जो कि घंटे भर बाद मिलती है और फिर जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है, और सोचे कि वो सब सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो बता रहे हैं कि उनमें से 2 फ्रेंड्स को ना सुबह जॉब पे भी जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि उन्होंने सलाह दी कि जो समझदार आदमी होते हैं वो शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। तो एक फ्रेंड ने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस डाकिन है। कि नहीं, बस डराने वाली है। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। ये बस पूजा की योग थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अगर आप इस बस को देखेंगे तो क्या आप इसमें ट्रैवल कर पाएंगे? नहीं। तो वही जब लेखक देखते हैं तो कहते हैं कि उनकी तो श्रद्धा उमड़ आई। श्रद्धा मतलब किसी के प्रति आदर या सम्मान और प्यार का भावद। उमड़ का अर्थ होता है जमा होना। उमड़ आई। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब खूब बूढ़ी सी थी, बूढ़ी या पुरानी कह सकते हैं। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, मतलब कि एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस के सारे वो चिन्ह विन्ह लगे हुए थे उसमें। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि बुढ़ापे में उसको परेशानी होगी, और ये बस पूजा के योग थी और इस पर सवार नहीं हुआ जा सकता है। तो इसका जो कठिन शब्द वो देख लेते। श्रद्धा होती है किसी के प्रति आदर, सम्मान और प्यार का भावद। उमड़ का अर्थ होता है जमा होना। वयोवृद्ध अर्थात बूढ़ी या पुरानी। निशान चिन्ह, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, कष्ट, परेशानी। सवार अर्थात चढ़ा। बस कंपनी के एक हिस्सेदार होते हैं साझेदार। तो हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उससे पूछा, ये बस चलती भी है? वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो जब बस में उन्होंने दिखाया एक हिस्सेदार को, एक साझेदार को, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या ये बस चलती, क्योंकि बस देखने में बहुत पुरानी थी, बूढ़ी टाइप में लग रही थी, तो उनको लग नहीं रहा था कि बस चलती है। तभी उन्होंने पूछा किसी से कि क्या ये बस चलती है? तो उन्होंने कहा कि बस चलती है ना, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हमें देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? और ये बस अपने आप चलती है? तो उन्होंने कहा, जो 5 फ्रेंड्स ने, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मिट ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी हैं। तो वो क्या करने लगे, जो लेखक थे और जो उनके थोड़े फ्रेंड्स थे वो आगा पीछा मतलब कि बस को देखने लगे। तो उनमें से उनके एक फ्रेंड ने कहा कि डरो मत, ये अनुभवी है, ये एक्सपीरियंस्ड बस है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। कहते हैं कि ये बस भरोसे वाली है और नए बसों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, भरोसे वाली है। हम बेटों की तरह, हमें मतलब कि कह रहे हैं कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक नियमित चाहिए। तो क्या था कि जब बैठे ना वो सब, तो जो उनको छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों, और उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो। क्योंकि आदमी को कूच करने के लिए एक कारण चाहिए होता है, मतलब जाने के लिए कारण चाहिए होता है।
इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो जो इंजन था वो सचमुच क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और ऐसा जैसे सारी बस का इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो उनको लगा कि जैसे इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे सारी बस के इंजन है और हम इंजन के भीतर ही बैठे हुए हैं। और जो कांच से बहुत कम बचे थे, जो शीशे थे ना बहुत कम बचे थे, और जो बचे थे ना उनको उनसे बचना था, कहीं वो टूट ना जाए, क्योंकि बहुत पुरानी थी बस और उनसे हमें बचना था। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही खिड़की से दूर सरक गए। सरकना अर्थात होता है खिसक गए। इंजन चल रहा था, हम और उनको लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन थे, बस बहुत पुराने थे, और जो इंजन आवाज़ कर रहा था ना उन्हें लग रहा था कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर गुजर रही थी। तो बोले कि बस तो सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये तो गांधी जी के समय में, जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था ना, कि गांधी जी द्वारा चलाया गया 1921 का जो आंदोलन था, उसमें जरूर साथ दिया होगा उन्होंने। अवश्य ही तब जवान रही होगी और जो उससे ट्रेनिंग भी मिल चुकी होगी, और जो हर हिस्सा था ना वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग मतलब कि सहायता नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि खींचना पड़ रहा है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। असहयोग मतलब साथ ना देना। जो सीट का बॉडी था ना, ऐसा लग रहा था कि साथ नहीं दे रहा था। कभी लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। 8-10 मील चलने पर भेदभाव मिट गया। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो उन्होंने बताया कि जो सीट पे जब हम बैठे तो जो बॉडी था ना वो साथ नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कभी सीट बॉडी को छोड़ के चली गई, क्या कभी बॉडी सीट को छोड़कर चली गई। और जब 8 और 10 किलोमीटर चले तो उनका सारा जो भेदभाव, सारा जो अंतर था, जो भी जितना उनका अंतर था मिट चुका था, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सीट पर वो सब बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। एक तरह से ये व्यंग टाइप का चैप्टर है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन भेजने लगा। तो क्या हुआ, एकाएक बस रुक गई। ऐसा लगा कि जो पेट्रोल की टंकी है ना उसमें छेद हो गया था, और ड्राइवर ने ना बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और जो नली होता है पाइप में डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उनसे नली पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे वहाँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती। तो सोचे थे जो साझेदार थे वो इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती हैं माँ। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। तो बता रहे कि जो बस की जो स्पीड थी ना वो 15-20 किलोमीटर हो गई थी और उनको किसी भी हिस्से पे भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने का अर्थ होता है सुंदर, कि जो प्रकृति के जो दृश्य थे वो बहुत ही सुंदर थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो उन्हें ना हर पेड़ दुश्मन लगा था। ऐसा इसलिए लग रहा था ना क्योंकि ना उनको डर लग रहा था कि एक तो बस इतनी पुरानी बूढ़ी टाइप में है, ऊपर से कहीं पेड़ से टकरा ना जाए। और जब वो निकल जाते, बस जो पेड़ है वो निकल जाता, तो उनको दूसरे पेड़ का इंतजार होने लगता। और जब भी वो ना झील देखते तो ऐसा लगता कि बस उसमें गोता लगा जाएगी। इसके कारण शब्द देखते थे, गोता मतलब डुबकी, लुभावने मतलब सुंदर। एक फिर बस रुकी और फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। तो एकाएक फिर से बस रुक गया। ड्राइवर ने ना कई सारे तरकीब आजमाए
लेकिन बस चली नहीं। तो ऐसा लग रहा था कि आंदोलन शुरू हो गया, सब इन के आंदोलन। और जो कंपनी के साझेदार थे वे कह रहे थे कि बस तो वैसे फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये तो इत्तेफाक की बात है, ऐसा हो जाता है। इत्तेफाक होता है संयोग की, ये संयोग की बात है, बस अच्छी थी चल रही थी लेकिन संयोग की बात है। क्षीण चांदी में वृक्षों की छाया के नीचे बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारे पर लदकर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो जब वृक्ष अर्थात होता है पेड़, क्षीण अर्थात होता है कमजोर, वृक्ष अर्थात होता है पेड़, जब वो कमजोर बस पेड़ के नीचे थी, पेड़ की छाया के नीचे थी और तब रात हो चुकी थी, तो बड़ी दयनीय मतलब बेचारी सी एकदम लग रही थी। लगता था जैसे कोई बूढ़ी थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी, गलानी मतलब खेद हो रहा था, दुख हो रहा था एक तरह से कि बेचारे के ऊपर हम लद कर, बेचारे के ऊपर हम बैठकर ऐसे चले आ रहे हैं, कहीं ये प्राणांत होता है मरना, कहीं मर ना जाए और हमें इसकी अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रिया करने पड़े। तो उनको लग रहा था कि बेचारी पे हम लद के आ रहे हैं, कहीं इसका प्राणांत ना हो जाए, मर ना जाए और हमें इसका अंतिम क्रिया ना करना पड़े। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखें की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती देखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। जो हिस्सेदार, जो साझेदार साहब थे ना, उन्होंने इंजन खोला और कुछ सुधारा और फिर बस आगे चली। और जो उसकी चाल थी ना वो कम हो गई, तो जो उसकी स्पीड थी वो कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखें, मतलब वृद्धा बस को कह रहे हैं कि जो पुरानी सी बस थी उसकी जो आंखें थी, उसकी जो लाइट थी ना वो ना जाने लगी। और चांदनी के रास्ते में, मतलब जब रात में जब लाइट थी जो उसकी जाने लगी तो दिख नहीं रहा था कुछ, तो वो टटोल टटोल कर जा रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। क्यों किनारे खड़ी हो जाती? क्योंकि वो आगे नहीं जा सकती थी, तेज तेज नहीं जा सकती थी, इसलिए वो किनारे खड़ी हो जाती और कहती, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, कि तुम आगे जाओ, अपनी वो उम्र ही नहीं रही। ज्योति का अर्थ होता है रोशनी, टटोल का अर्थ होता है ढूंढ कर, रेंग मतलब धीरे धीरे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वे बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों के हालात जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस के से सफर कर रहे हैं। उस सर का ऐसा भावना दुर्लभ है। जब एक पुलिया होता है, छोटा सा जो पुल होता है ना, उसको कहते हैं। जब बस ना छोटे से पुल पर आई तो जो टायर था वो फिस कर गया, मतलब एक प्रकार से ध्वनि होती, फिस कर गया, बैठ गया। अगर ना बस ना अगर बहुत तेज स्पीड में होती तो वो नाले में गिर जाती, लेकिन वो जो तेज स्पीड में नहीं थी इसलिए वो बच गई। और ना कह रहे थे लेखक, मैंने हर कंपनी हिस्सेदार को तरफ देखा श्रद्धा भाव से। वे टायरों के हालात जानते थे, फिर भी अपनी जान हथेली में लेकर इसी बस से सफर कर रहे थे, इसी बस से यात्रा कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। दुर्लभ होता है जो कम मिलता है, और उत्सर्ग मतलब बलिदान की, उत्सर्ग बलिदान की ऐसी भावना जो कम मिलता हो। तो यहाँ पे हम कठिन शब्द देख लेते हैं, जैसे एक पुलिया होता है छोटा सा पुल, फिर एक प्रकार की ध्वनि, थम अर्थात रुक जाना, श्रद्धा भाव सम्मान के साथ जान हथेली पर लेकर अर्थात बहुत खतरा लेना, उत्सर्ग अर्थात बलिदान दुर्लभ जो कम मिलता हो। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो जो लेखक थे उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होता, अगर बस नाले में गिर जाती तो इन क्रांतिकारों को आंदोलन का नेता होना चाहिए था। और अगर बस नाले में गिरते तो सारे लोग मर जाते और देवता कहते इंतजार कर रहे होते, देखो वो महान आदमी आ रहे हैं जिन्होंने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गए लेकिन टायर नहीं बदला। तो इसका हम देख लेते हैं कठिन शब्द क्या है इसमें। पसारे अर्थात फैलाए, प्राण अर्थात जान, उम्मीद अर्थात आशा। तो इस पैरा के कठिन शब्द से आगे देखते हैं। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, एर इससे सीधे उस लोक का प्रयाण
प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठे गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। फिर जो लेखक ये कह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी उन्हें इसी बस में गुजारनी है और यहीं से मृत्यु लोक जाना है। इस पृथ्वी में कोई भी मंजिल नहीं है। और जो उनकी बेताबी, जो उनकी बेचैनी थी, जो तनाव था, वो ख़त्म हो गया और बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए और चिंता उनकी चली गई और हंसी मजाक चालू हो गया। तो इसके कठिन शब्द देख लेते इस पैरा से। लोक अर्थात मृत्यु लोक, प्रयाण, प्रस्थान, बेताबी, बेचैनी, तनाव अर्थात चिंता। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को। थैंक यू।